ये साजिश के तहत हर जगह से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। असल बात यह है कि मनुस्मृति इन लोगों के खून में है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग मनुस्मृति बेस्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और मनुस्मृति लाने का जो असल उनका मकसद है वो सांसद से मनुस्मृति कभी पास नहीं कर सकते। आज एक मुसलमान को देख करके आप किसी भी गैर मुस्लिम जो है, चाहे वो कोई भी हो, वो अबुल कलाम आजाद का नाम नहीं ले। आज मुसलमान को देखता है तो अब्दुल पंचर वाले के नाम से। नए नए स्टूडेंट को जो लॉ का स्टूडेंट यानी जो लॉ का पढ़ाई करने के लिए जो नए नए यूनिवर्सिटीज़ या लॉ कॉलेज में जाते हैं, तो उनका मेन मकसद यही होता है कि किस तरह से उन लोगों का जो नए स्टूडेंट है उनका माइंड को हाईजेक किया जाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद रिजवान। जैसा कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बना हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने पिछले 2-3 वीडियोस में आप लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से आरएसएस जुडिशियरी पर अपना कब्जा जमाए रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। इनसे आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जुडिशियरी में आरएसएस अपनी पैठ बैठाए हुए है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारे माहौल पर, हमारे जो मुआशरे में जो ये जुडिशियरी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्या आज हमारे यूथ, हमारे जहन पे क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद आसिफ का। तो जैसा कि आप देखें, पिछले कई बार से जो हमारे जो संभल का मामला हुआ या जो उसके बाद में जो मामलात जुडिशियरी का हुआ, इन सारी चीज़ों पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जुडिशियरी पार्शलिटी उसको बोला जा सकता है या फिर आप ये कहें कि एक सिस्टमेटिक ढंग से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम देखते हैं कि जो मामला आया था हमारे सामने संभल का, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्ञानवापी का भी मामला आया और ज्ञानवापी के मामले में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस तरह से उनका नॉन इन्वेसिव सर्वे का उनका एक ऑर्डर पास हुआ। वो एक ऑर्डर नहीं था, ये कहिए कि उनका एक ऑब्जर्वेशन था और ओरल ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में तो नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद उसका प्ली बना करके उस बात को लेकर के आज लोअर कोर्ट्स लगातार जो है संभल को लेकर के, अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर के कई ऐसे मुद्दे उठा दिए गए और सर्वे कराने का ऑर्डर दिया गया। ऐसे लगातार जो हो रहा है, तो ये कहाँ पर जा रहा है हमारा देश? ये साजिश के तहत हर जगह से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है कि अभी जो मुसलमानों के साथ इस तरह का जो मामला देखने के लिए मिल रहा है, जो सामने आ रहा है, वो आखिर उन लोगों का मकसद क्या है? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो अभी जो हमारे आंखों के सामने जो दिख रहा है, हमें तो यही दिख रहा है कि एक कोर्ट जाता है, लोअर कोर्ट का जज ये फैसला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज ये फैसला दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कितना बड़ा गेम और कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, इस पर हमारी नज़र नहीं है जी। ये आरएसएस का गेम है, जिसको मैंने बताया भी था कि आरएसएस इसे आज से नहीं बल्कि दसियों सालों से इस पर अपना खेल खेल रही है। आपको मालूम होगा, जैसा आपने देखा भी होगा कि 1992 जब 6 दिसंबर का जो वाकया हुआ, 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद शहीद किया गया, आप देखेंगे वो सिर्फ शहादत से पहले ही प्लानिंग किए थे और प्लानिंग ये भी था कि उन लोगों ने उसी टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सीधा कोर्ट पर पहुंचते हैं, सीधा लॉ में जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद में वीर सावरकर ने या उसके बाद जो आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं, उन्होंने तिरंगे को मानने से इनकार कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया जी। तिरंगे को जलाया गया, तिरंगे को जो नागपुर उन लोगों का हेडक्वार्टर है उस पर फहराया तक नहीं जाने लगा। और उसके बावजूद उन लोगों ने वो इतना तो जान गए थे फाइनल कि हम लोग डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों का ये डिमांड भी था कि पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। लेकिन हमारे जो उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे, चाहे वो नेहरू हो गए, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, जितने भी शख्सियत थे, उन्होंने इंडिया को एज अ हिंदू नेशन की तरह से नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक सेक्युलर कंट्री की तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया। बाबा भीमराव अंबेडकर जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आरएसएस कभी नहीं मानी है, ना अभी मान रही है। लेकिन उनका एक ये क्या बोले उसको कि उनका ये कमजोरी है कि वो डायरेक्ट उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो चेंज करने से डरते भी हैं कि डायरेक्टली रूप से अगर हम चेंज करने का कोशिश करें तो इसमें पूरे आवाम का जो है ना पूरा उन पर दबाव पड़ेगा। और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे इंडिया में जो उनका छवि है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का बन जाएगा, तो फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आज उसी चीज को आरएसएस ने समझा और उन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आरएसएस के ही बैकडोर से एक ऑर्गेनाइजेशन ABAP
जी। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के नाम से उन्होंने बनाया। ये 1992 में बनाया अच्छा, और इसको बनाने के बाद में इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया। अच्छा, अपने नेटवर्क को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जहां तक भी उन लोगों को नजर आया, वहां के जज हो गए, चाहे वो वकील हैं, सब हैं, अच्छा, सभी से एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो एबीएपी के बारे में आपने जिक्र किया, तो जी, ये जी। एबीएपी को बनाने का मेन मकसद क्या था उन लोगों का? ये इतने बड़े संगठन का बनाने का क्या मकसद था? देखिए, एबीएपी का जो असल उनका मकसद था जुडिशियरी में पैठ जमाना। अच्छा, अगर जुडिशियरी में वो नहीं घुसते हैं, अभी देखिए मान करके चलिए संसद में अगर कोई एक लॉ पास हो जाता है, अगर वो कोई एंटी माइनॉरिटी लॉ पास होता है, एंटी एसटी का अगर जो पास हो जाता है, एंटी दलित अगर कोई लॉ पास कर देता है या कोई एक्ट पास कर दिया जाता है, तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे माइनॉरिटी हो या दलित हो या कोई भी हो, वो वहां पर पहुंच सकता है कि इस लॉ को हटा दिया जाए, या वो है सुप्रीम कोर्ट। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को हटा देता है तो फिर वो एक्ट चाहे वो लोकसभा से भी पारित हो तो भी उसको रद्द कर दिया जाए। तो ये वो जानते थे कि अगर हम लोकसभा में आ भी जाते हैं और जुडिशियरी में अगर हमारा पैठ नहीं बना हुआ हो, तो हमारा जो असल मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो मेरा कमजोर पड़ जाएगा। और मनुस्मृति लाने का जो असल उनका मकसद है, वो सांसद से मनुस्मृति कभी पास नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए से। अब वो कैसे कर सकते हैं, आप देखिएगा कि पिछले बार हाल ही में जो रिफॉर्म बिल आया, जो BNSS का आया, उस पर क्या हुआ कि उन्होंने कई कानून को कमजोर कर दिया। जो सिटीजन्स थे उनके जो अधिकार था, राइट्स था, उसको कम कर दिया गया, और जो स्टेट पावर था उसको ज्यादा मजबूत कर दिया गया। अच्छा, एक और ये चीज देखते हैं कि जो हमारा जो संभल विवाद और जो ज्ञान वापी का है, उस पर आप देखेंगे कि जो बाबरी मस्जिद का जो केस था, उस पर 2019 के जजमेंट में जो 5 जजों की पीठ थी, उन्होंने ये डायरेक्ट साफ शब्दों में लिखा कि ये जो 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ऑब्जर्वेशन था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर फिगर को दर्शाता है। ऐसा कई लंबी चौड़ी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया। उसके बाद से उन्हीं में से एक जज DY चंद्रचूड़ जब CGI बनते हैं, और उनके सामने पर जब 2020 में जब ज्ञानवापी का मामला आता है, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो 1991 है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर ये नहीं दर्शाया गया है कि हम जांच भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम जांच तो कर सकते हैं, उनका ये कहना था। अब देखिए कितना मतलब कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का इस तरह का, यानी किसी कानून को तोड़ मड़ोड़ करके जो है ना, ये लोगों के सामने पेश, बिल्कुल, मतलब वर्ड का जो है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये शब्दों का हेर फेर करके, और उन्होंने ये कहा कि इसका हम लोग सर्वे करा सकते हैं, और इस बुनियाद पर उन्होंने सर्वे का आदेश दे दिया, और ज्ञानवापी में सर्वे हुआ। आप देखिए कि जैसे ही ज्ञानवापी का नॉन इन्वेसिव जब उनका ये चर्चा होता है, उसके बाद से सभी मस्जिदों का दरवाजों को खोल दिया गया। आप जामा मस्जिद का नाम ले लिया गया, संभल हो गया। इस जगह मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या RSS का जो ABAP का जो संगठन था, तो उनका जो मुहिम था, तो आज के नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, बीजेपी का सरकार है, तो उस सरकार में उन लोगों का जो सोच था, उन लोगों का जो सपना था, वो आज क्या वो सच होते दिखाई दे रहा है क्या? ये बिल्कुल ये तो हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि देखिए ABAP जो 1992 से जब काम करना स्टार्ट किया, तो उनमें आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हों, लोअर कोर्ट के लॉयर हों, या फिर हाई कोर्ट के लॉयर, यहाँ तक कि जो जजेस हैं वो भी उस ABAP में शामिल होते हैं। अच्छा, और ABAP इतने मजबूती के साथ काम कर रही है, आप देखिएगा कि वो सीधे बच्चों को टारगेट कर रही है, यानी नए स्टूडेंट को, जो लॉ का स्टूडेंट, यानी जो लॉ का पढ़ाई करने के लिए जो नए यूनिवर्सिटीज या लॉ कॉलेज में जाते हैं, तो उनका मेन मकसद यही होता है कि किस तरह से उन लोगों का जो नए स्टूडेंट है, उनका माइंड को हाईजेक किया जाए, बिल्कुल, और अपने संगठन में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। और इसी मकसद से उन्होंने दिल्ली या जितने भी लॉ कॉलेज है, उन पर अपने संगठन, उनका संगठन ABVP जो स्टूडेंट विंग है बीजेपी का, उसको तो कोई इनकार ही नहीं है कि पूरे अभी इंडिया में अभी अगर स्टूडेंट विंग में सबसे बेहतरीन कोई अगर मेहनत के साथ में काम कर रहा है, ABVP काम कर रहा है, अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। अब उस संगठन से वो क्या करते हैं कि उसी संगठन के हेल्प से वो, ये एक जुमला होता है ना, इनका तो एक जुमला है, तो ABVP का एक जुमला दिल्ली में जो कोर्ट है उस पर यह कहा गया कि जो ABVP ज्वाइन करेगा उसको हम ABAP के जो सीनियर वकील हैं उनसे हम इंटर्नशिप दिलवाएंगे। अब एक लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप का, कैंपस सिलेक्शन का, अगर ये सारी चीजें एक लुभावनी चीजें दिखाई जाए, प्रलोभन दिया जा रहा है, तो वो तो फिर वहां पर आएंगे ही। एक आपको एग्जांपल देते हैं, 30 हजारीकोट दिल्ली में जो है, वहां पर रेगुलर मीटिंग होती है, और उस रेगुलर मीटिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि RSS के जो लीडर्स हैं,
हाँ। और जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उस मीटिंग पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप एक तरह से देखिए तो आरएसएस के लीडर का या बीजेपी के लीडर्स का क्या काम है अधिवक्ता परिषद के मीटिंग्स में, जी जी लेकिन वो वहां पर शामिल हो रहे हैं। शामिल होते हैं क्यों? क्योंकि वो एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो एबीएपी हो, एबीवीपी हो, आरएसएस हो, बीजेपी यानी वो अपना समर्थन जो है वो खुले रूप से दे रहे हैं। हाँ, ये तो अब तो जग जाहिर हो गया। आज हिंदुस्तान का हर एक बंदा जान रहा है। जैसे ही ये जो मामला जो हाई कोर्ट के जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट का जो मामला आया, जी जिस जज ने डायरेक्ट कठमुल्ले का इस्तेमाल किया, वो किस मीटिंग में थे? वो तो बीएचपी के मीटिंग में थे। जी जी एक जज बीएचपी के मीटिंग में क्या कर रहा था? और उस जज ने जिस तरीके से, ये देखिए, ये उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है, वो अलग सी बात है। उसको सस्पेंड किया जा रहा है या उसके वो अलग बात है। लेकिन ये सोचने वाली ये बात है कि अगर उस तरीके से हमारे जुडिशियरी में जजेस बैठे हुए हैं उस तरह के माइंडसेट वाले, तो जस्टिस कहाँ मिलेगा हमें? जी फिर हम जस्टिस लेने के लिए कहाँ जाएंगे? हम्म, हम जस्टिस लेने के लिए जाते हैं कोर्ट के लिए। कोर्ट। आप मेरी मस्जिद को गिरा दिए, हम्म, आप मेरी मस्जिद पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, आप मेरे घरों पर बुलडोजर चला दे रहे हैं। हम जस्टिस के लिए कहाँ पर जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है वो तो हमें माइंडसेट बनाया हुआ है कि ये कठमुल्लों का वन है। साइड, वो तो पहले से ही वन साइडेड माइंड का जो है ना है कि एक माने उन लोगों के दिमाग में एक डिजीज टाइप का बना हुआ है। ये एक डिजीज ही है हम्म। कि किस तरीके से माइंडसेट बना दिया गया है कि मुसलमानों, और उन्हें किसी चीज से नहीं, मुसलमान वर्ड से उन लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, यानी एक तरह से ये जो है ना, ये असल मुद्दों से भटकाने का एक जुमलेबाजी है और एक नए नए चीजों को ला करके खड़ा कर दिया जाता है लोगों के सामने, हम ताकि सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि जी। ये सिर्फ इतना सा है। इतना बात इतनी सी होती तो शायद कुछ बात थी, लेकिन जिस तरीके से एबीएपी अपने मकसद पे चल रही है, आप ये देखें कि उनका असल मकसद मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है एबीएपी का। उनका मकसद बीजेपी को जिताना, ये तो खैर अलग सी बात है, लेकिन बीजेपी जीतेगी तभी वो सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में रहेंगे तो चीफ जस्टिस, चाहे वो जुडिशियरी का मैटर हो, चाहे वो सत्ता की तरफ से हो, दोनों तरफ से अगर वो लोग अगर मजबूत नहीं रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं पाएंगे। यानी उनका जो मकसद है उस मकसद में उन लोगों को कामयाबी बीजेपी के सत्ता में रहने के बाद ही मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि असल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से तो इनकी दुश्मनी है। बाबा भीमराव अंबेडकर से इनको हमेशा से दुश्मनी। एक छोटे जात का उसको इतने बड़े पैमाने पर उनको रिस्पेक्ट मिलना ही इन लोगों के लिए सुई का काम करता है। जी। ये आप किसी ब्राह्मण के पास में, किसी एक ऊंचे दर्जे के हिंदू के पास में आप बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम ले दीजिए तो इन लोगों को सुई लग जाती है। हाँ। अब देखिए असल बात यह है कि मनुस्मृति इन लोगों के खून में है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग मनुस्मृति बेस्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और एक गुरु सभा का हम लोग एक आयोजन करें, जिस तरीके से हम लोग अपने उसके बाद में फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। फिलहाल में ही हमने देखा कि संसद में गृह मंत्री किस तरह से बयान देते हुए नजर आए कि उनका कहना यह था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा अगर राम का नाम ले लेते तो उसका कितना भला होता। तो इस तरह के बयान से आप देखिए कि ये गृह मंत्रालय का बयान है और वो भी संसद में बैठे हुए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ ले करके बैठे हुए हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तुम लोग इतना भगवान का नाम लेते तो आज सातों तुम मुक्ति पा जाते हैं, जिस तरह से। तो मेरा ये कहना है कि ये उन लोगों के अंदर की बात है जी। आज वो जो जबान से निकल रही है, मतलब कि अंदर की बात बाहर, यानी वो उनका फीलिंग्स ही है जो कि इस तरह से देखने के लिए हमें मिल रहा है, आ रही है। आज चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कह रही है, तो उन लोगों का ये फर्ज बनता था कि वो लोग ज़्यादा, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर जिस तबके को दबाया जा रहा है, ठीक है, उस तबके को उठाने के लिए जब तक आप काम नहीं करते हैं तो उस मुआशरे को आप उठा नहीं सकते हैं। जैसे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन की जो बात की, वो किन को रिजर्वेशन देने की बात की? दलित्स को। क्यों? इसीलिए क्योंकि पता था कि दलित दबे हुए हैं। जब हम उनको थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे, उनको थोड़ा उठाएंगे, तो जो ऊपर में है उनकी बराबरी पर हो जाएगी। आज मुसलमान दबे कुचले हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत थी। मुसलमानों को रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान नाम लेने से हर कोई घबराता है। जी बिल्कुल। आज इस डर से घबराता है कि अगर हम मुसलमान नाम ले देंगे तो मेरा हिंदू वोट खत्म हो जाएगा। आज अगर हम मुसलमान नाम ले लेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मुसलमान नाम लेने से, आज बीजेपी हो या सेक्युलर दल हो, मुसलमान को फेस एक लीडर बनाना नहीं पसंद करते हैं। आप कांग्रेस में देख लीजिए कि एक मुस्लिम नेता बता दीजिए, कोई नहीं दिखेगा। हर दिन चेंज करते हैं। आपका कहना यह है कि लोगों के दिमाग में इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है, इस तरह का एक माइंडसेट बना दिया गया है, जिससे कि एक कौम को जो है ना बहुत ही
ज़्यादा खराब दिखाया जा रहा है या बहुत ज़्यादा उसको नेगलेक्ट करके दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो और ये आज से नहीं है। आप हमेशा देखिएगा कि मुसलमानों को हमेशा एक नेगेटिव इमेज इमेज बना करके दिखलाया जाता है। जी। और इस नेगेटिव इमेज का फ़र्क इतना पड़ा है कि आज एक मुसलमान को देख करके आप किसी भी गैर मुस्लिम जो है, चाहे वो कोई भी हो, वो अबुल कलाम आज़ाद का नाम नहीं लेगा। आज मुसलमान को देखता है तो अब्दुल पंचर वाले के नाम से। ये एक ऐसा बात है जो माइंडसेट डाला गया है। और आज मुसलमान खुद को भी प्रेजेंट करने से डरते हैं। आपको एक हकीकत ये बता दूं कि जुडिशियरी जिस तरीके से मार्जिनलाइज लगातार करते जा रही है, भरोसा टूटते जा रहा है मुसलमानों का कोर्ट से। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और नहीं तो हमारे लोकतांत्रिक कंट्री इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि एक पूरा का पूरा माइनॉरिटी जो 20-22 करोड़ की जो आबादी है, उसका भरोसा उठ जाना कोर्ट से, जस्टिस से, ये तो एक बहुत बड़ा समस्या वाली बात। जी, जी, ये तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये एक मानवता के एकदम जस्ट अब इससे क्या होते जा रहा है कि अगर जुडिशियरी इस तरीके से नज़रअंदाज करते रहेगी मुसलमानों को, और मुसलमानों को जुडिशियरी भी समझ गई है मुसलमानों को लॉलीपॉप दे देना होता है। जी। संभल का जो मामला हुआ उस पर मुसलमानों को यानी कि उस पर जो स्टे लगा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, जैसा कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये हो ही नहीं सकता है, खत्म करो। लेकिन ये ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर ये आया कि वो जो सर्वे हुआ है उसको लिफाफा बंद करके और मेरे पास चले आइए। सर्वे हुआ क्यों, ये सवाल था। दूसरी बात यह है, यहाँ तो ये चीज़ हमको समझ नहीं आता है कि जब ये वर्शिप एक्ट जब बन गया है, पहले ही बन गया है, तो उस एक्ट के हिसाब से ये जो सर्वे हुआ, क्या आपकी नज़र में वो सर्वे होना सही था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसको बनाने का मकसद ही यही था कि एक जो बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन रखा गया, जो कि उसका जो बाबरी मस्जिद का जो ऑर्डर आया, वो उसको भी हम नहीं मानते हैं कोई इंसाफ पर मबनी आया है, जस्टिस उस पर हुआ नहीं है, क्योंकि वो उसका ऑर्डर पेपर ही जो बंदा पढ़े उसको समझ में आ जाएगा कि ये फेथ के बुनियाद पर दिया गया है। लेकिन उस बाबरी मस्जिद को एक्सेप्शन रखा गया कि इस बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी मामला ना कोर्ट पर आएगा, ना उस पर कोर्ट सुनवाई करेगी, केस हो ही नहीं सकता है। मतलब ये इस तरह के कोई अर्जी भी डाली नहीं जा सकती। जितने भी धर्म स्थल जो है वो पहले से बने हुए हैं, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। हाँ, इस एक्ट पे ये बताया गया कि 1947 के बाद में जो 1947 में जो कैरेक्टर जिस है इबादतगाह का, अगर वो मुस्लिम्स का है, अगर वो सुन्नी मुस्लिम्स का वो उस मस्जिद पर है, तो उसको भी बदल करके सिया मुस्लिम नहीं किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी प्लेसेस है, अगर वर्शिप का है, तो अगर वो इबादतगाह है तो उसका कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा, और उसको बदलने के लिए कोई अर्जी भी कोर्ट पर नहीं आएगी। ये तो साफ था, बातें साफ की गई, सारी चीज़ों को साफ साफ बताया गया। लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को आया, और जिस तरीके से बयान आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया कि नहीं अभी रोक दिया जाए और ये सारी चीज़ें कर दी जाए, मुसलमान खुश हो गए। मुसलमान हर चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहे हैं। रीज़न यह है कि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो कहाँ पर जाएंगे, सरकार उनका है नहीं। पर ही तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि ये जुडिशियरी को ये अपने हिसाब से चला रहे हैं, यानी जुडिशियरी का एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें तो कुछ रोल ही नजर नहीं आता है। आप जुडिशियरी में आप देख लीजिए ना, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब, उनको राज्यसभा का टिकट कौन देती है? बीजेपी देती है। DY चंद्रचूड़ को उसके बाद CJI बनाया जाता है, और ये सभी ये वही बंदे हैं जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया है। उसके बाद में DY चंद्रचूड़ आ गए, अब इसके बाद में अभी आ गए। तो इस तरीके से उन लोगों को अब हम ये गुमान तो नहीं रख सकते हैं अब कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल भी नाइंसाफी तो हो रही है, और वो खुलेआम हो रही है। हाँ, ये कहें कि मुसलमानों को इस जगह पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा मजबूती से काम करना चाहिए। मुसलमानों को ये चाहिए कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन की तरफ। आज अगर हम एजुकेशन को अच्छा नहीं करते हैं, बेहतर नहीं करते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन के लिए काम करें, हर फील्ड में काम करें। ये है हमारी ज़रूरत। हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशंस पर या किसी एक तबके पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो जुडिशियरी का क्षेत्र हो। हर फील्ड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूती के साथ में काम करे, और मुसलमानों को आगे ब्रिंग अप करने के लिए वो काम करेगी, तभी जाकर के मुसलमानों का हाल बेहतर होने की कगार हो सकता है कि कुछ अच्छा हो सके। अगर हम ऐसे ही सोए हुए रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सामने जो हमारे मुकाबले में जो अपने आप को समझ रही है, वो हम मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ने वाली है। ना मुसलमान के घरों को छोड़ा जाएगा, ना मुसलमान को मस्जिदों को। आज बुलडोजर जब चल रहा है तो ना घर को देख रहा है, ना
परिवार को, ना मस्जिद को, ना ईदगाह को, हर किसी को तोड़ दिया जा रहा है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस और आगे बढ़ करके और फ्रंट लीड पर आकर के और पूरे जोर और शोर के साथ में काम करें। आज किसी भी कम्युनिटी पे, चाहे वो पारसी हो, जैन हो, सिख समाज हो, सिख समाज पर कोई एक आवाज़ उठा करके देख दे, फिर देखिए सिख समाज कैसे सामने आती है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सामने आते हैं। क्या सिख समाज ने जिस तरीके से सिख पंजाब में, सिख पूरी समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंजाब में कई ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। उन लोगों को जिस तरीके से खालिस्तान की बात करते हैं, अगर वही किसी मुसलमान नाम का शख्स अगर इस तरह का कर रहा होता तो आज मुसलमानों का क्या होता। चाहे वो दूसरे, अगर हम कम्युनिटी का देखते, दलित कम्युनिटी का, किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को उठाते, उसी तरीके से मजबूती के साथ में मुसलमानों को की भी आवाज़ को उठानी पड़ेगी। चाहे मुसलमान कन्याकुमारी का हो या कश्मीर का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे वो मुंबई का हो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स भी दिया है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। तुम्हें जिस्म में कहीं पर भी चोट आए तो दर्द तुम्हें होनी चाहिए। मुसलमानों को आज उसी तरीके से एक होना पड़ेगा। जब तक वो एक मुट्ठी की तरह बंधेंगे नहीं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन को बेहतर नहीं करेंगे और अपने एजुकेशन को इतना बेहतर नहीं करें कि वो समाज को देने वाले हो जाएं, तब तक हमारा मानना है कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मुसलमान पिसते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो जी हाँ, हम आपसे भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप सब भी इस बात में, इन सारी बातों पर गौर करें और अपने आप को मजबूत करें, अपने यूनिटी अपने अंदर में लाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने एजुकेशन को बेहतर से बेहतर करें। हम ऐसे ही आते रहेंगे आप लोगों के सामने एक नए डिस्कशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।